स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी घर पे सही होंगे, अच्छे होंगे, कुशल होंगे। कल मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ाया था भाषा, थोड़ा सा हम पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं और फिर आगे को हम पढ़ाते हैं। कल मैंने बताया था कि भाषा होता क्या है। भाषा वह सरल साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को आदान प्रदान करते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि भाषा के दो भेद होते हैं। क्या बताया था मैंने आपको? भाषा के दो भेद होते हैं, एक लिखित भाषा और एक मौखिक भाषा। अगर हम तीसरे अन्य की बात करें, जो बच्चा जब शुरू में पैदा होता है तो पैदा होने के बाद जो बच्चा जो इशारे की भाषा समझता है उसे हम कहते हैं सांकेतिक भाषा। मैंने आपको ये नहीं बताया था कल कि एक तीसरा भी होता है, उसे हम कहते हैं सांकेतिक भाषा। जैसे गूंगे व्यक्ति या कोई जो इशारों की भाषा होती है उसे हम सांकेतिक भाषा भी कहते हैं। तो मैंने कल ये आपको भाषा के बारे में बताया था। इसके बाद मैंने आपको बताया था मातृभाषा, जो माता के द्वारा या परिवार के द्वारा सीखी जाती है, वो मातृभाषा बताई थी। इसके बाद बताई थी राजभाषा, राष्ट्रभाषा, इनके बारे में आपको बताया था। फिर आपको बताया था मैंने आपको कि लिपि बताई थी, और लिपि में आपको ये भी बताया था कि हिंदी की जो लिपि है हमारी वो कौन सी है? देवनागरी लिपि है। इसके बाद फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि अंग्रेजी की अगर बात करें, हर कोई भाषा की अपनी कोई लिपि होती है। जैसे अंग्रेजी है तो अंग्रेजी की रोमन है, हिंदी की देवनागरी है, संस्कृत की भी देवनागरी है। तो मैंने आपको ये सब कल बताया था। और इसके बाद अगर बात करें तो फिर मैंने आपको बोली के बारे में बताया था कि किसी भी सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को हम बोली कहते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ की भाषा कुछ और है, अगर हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं मथुरा की तरफ या अलीगढ़ की तरफ तो वहाँ की भाषा कुछ और मिलती है। अगर हम मेरठ की तरफ जाते हैं तो वहाँ की भाषा कुछ और मिलती है हमको, तो उसे हम कहते हैं किसी भी सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को हम बोली कहते हैं। कल आपको मैंने ये बताया था। इसके बाद अगर बात करते हैं आज के टॉपिक की, तो आज हम पढ़ाने वाले हैं वर्ण विचार। क्या पढ़ाने वाले हैं? वर्ण विचार। वर्ण विचार में आपको बता दूं कि वर्ण विचार है क्या, थोड़ा सा उसके बारे में पहले जान लेते हैं कि है क्या। अगर बच्चे की बात करें तो बच्चों के मुख से जो ध्वनियाँ निकलती हैं, मानव की भाषा की नींव वहीं से जमती है। बच्चे के मुख से जो जब ध्वनियाँ निकलती हैं तो मानव की भाषा की नींव वहीं से जमती है। यही ध्वनियाँ शब्दों के रूप में परिवर्तित होती रहती हैं और इन ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। जब हम इन ध्वनियों को लिखते हैं तो इनका जो रूप है वो वर्ण कहलाता है। जैसे मैंने लिखा आपको, जैसे ते, में, पे आदि शब्द, ये क्या हैं हमारे? ये सभी क्या हैं? वर्ण हैं, जो ये भाषा के द्वारा, ध्वनि के द्वारा निकलते हैं। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। कैसी होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। कौन सी होती है? वर्ण होती है, जिनको तोड़ा नहीं जा सकता। ये ऐसे वर्ण हैं कि इनको कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता है। दूसरा अगर बात करें इसकी परिभाषा की, तो परिभाषा क्या होती है इसकी? मैं परिभाषा बता देता हूं इसकी कि क्या होती है। परिभाषा क्या है इसकी? भाषा की छोटी ध्वनि, भाषा की छोटी ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। भाषा की छोटी से छोटी ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण वह मूल ध्वनि है, अगर हम वर्ण की बात कर रहे हैं तो वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके खंड नहीं किए जा सकते, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण के कभी भी टुकड़े नहीं किए जा सकते। और बेटा वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगर हम वर्णमाला की बात करते हैं तो वर्णमाला क्या है कि वर्णों के जो व्यवस्थित समूह होता है, वर्णों का जो व्यवस्थित समूह है, क ख ग घ जो भी वर्ण है, इनके व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? हम वर्णमाला कहते हैं।
इसके बाद अगर मैं बात करूं कि हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने प्रकार के वर्ण होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं भाई? पहला होता है स्वर। कौन सा होता है? और दूसरा कौन सा होता है? व्यंजन। कौन सा होता है दूसरा? व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होता है? स्वर जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्णों की सहायता के बिना किया जाता है। मीन्स जब हम अंदर से कोई भी वर्ण बोलते हैं तो किसी ना इधर उधर ना टकरा के सीधा बाहर आती है, उसे हम कहते हैं स्वर। जो बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं उसे हम कहते हैं स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? स्वर कहते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं मैं बता देता हूं आपको कि स्वर की संख्या जो होती है वो 11 होती है। कितनी होती है? 11। जैसे ए, आ, ई, छोटी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए और ऐनक, ऐनक और ओ और औ। यही है? हाँ जी, 11 स्वर होते हैं। कितने होते हैं? 11। इसके अलावा 2 और होते हैं। कितने होते हैं? 2 और होते हैं। कौन से? अंग और अड़े। अब आप ये कहोगे सर ये तो 13 हो गए, आपने तो अभी 11 बताए थे। यही कहोगे कि आपने तो अभी 11 बताए थे, ये 13 कैसे हो गए? तो ये बेटा ये 2 जो होते हैं, ये 2 क्या होते हैं? अयोग्यवाय होते हैं। क्या होते हैं ये? अयोग्यवाय होते हैं। ये होते हैं अयोग्यवाय, इनको अव्यवाय बोला जाता है। लेकिन अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो बेटा आपको केवल 11 बतानी है। कितने बताने हैं? 11। तो 11 स्वर होते हैं आपके। लिखते समय स्वर का 2 तरह से किया जाता है। अगर स्वरों की भेदों की बात करें तो स्वर के जो भेद होते हैं, स्वर के बेटा 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद। स्वर के 3 भेद होते हैं भाई। स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला कौन सा होता है भाई? पहला होता है आपका ह्रस्व स्वर। कौन सा स्वर? ह्रस्व स्वर। दूसरा होता है आपका दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। और तीसरा होता है आपका कौन सा होता है? लुप्त स्वर। तो ये हिंदी वर्णमाला में क्या होते हैं? स्वर और स्वर के कितने भेद बताए मैंने आपको? 3। कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है लुप्त स्वर। अच्छा, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर क्या होता है? ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर की अगर बात करें तो ह्रस्व मीन्स, अगर जैसा नाम से ही प्रतीत होता है कि ह्रस्व मीन्स छोटा। ह्रस्व मीन्स छोटा। जिन स्वरों के उच्चारण में, दोबारा सुन लो मेरी बात ध्यान से सुनना, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उनको हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। इसका एक और नाम है, इसको एक मात्रिक भी कहते हैं। एक मात्रिक, एक मात्रिक। और ये होते कौन कौन से हैं? कौन कौन से होते हैं ये? ए, ई, छोटा ऊ और कौन सा होता है? ऋषि। ठीक है भाई। अब आप इसमें देखोगे कि मैंने अभी बताया आपको कि एक मात्रिक भी होता है। एक मात्रिक कैसे होता है? देखो इसमें कोई मात्रा नहीं है, सीधा आ है, ये ए है, ये भी छोटी ई है,
ऊ है और ऋषि है, तो ये एक मात्रिक भी है और इसको ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम एक मात्रिक भी बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, एक मात्रिक भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, अर्थात एक मात्रा का समय लगे, मतलब एक मात्रा का समय लगे, उसे हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। यानी कम समय लग रहा है, ह्रस्व मीन्स छोटा, कम, उसे कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, कितनी होती है इनकी संख्या, 4 होती है भाई। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। इसके बाद अगर बात करें हम दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, दीर्घ मीन्स बड़ा, दीर्घ मीन्स बड़ा। तो दीर्घ स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर देखो, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगे, मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे इनके ये क्या होते हैं, और इसका दूसरा नाम भी है इसका, जैसे पहले ह्रस्व स्वर का एक मात्रिक था, तो इसका होता है द्विमात्रिक। क्या होता है इसका, द्विमात्रिक। द्विमात्रिक क्या होता है, द्विमात्रिक। द्विमात्रिक का मतलब है दो मात्रा। क्या मतलब है इसका, दो मात्रा वाला। जैसे आ, ई, कौन सी, बड़ी, बड़ा ऊ, ठीक है। और कौन से हैं इसके, ए, कौन सा है, ए। और कौन सा है, ए, औ और औ। ये कौन से हैं, द्विमात्रिक। कौन से हैं ये, द्विमात्रिक। इसमें एक और आएगा, ये वाला, ठीक है। तो ये हैं द्विमात्रिक, जिनमें, ये इनकी डेफिनेशन सुनो, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे, अर्थात दो मात्राओं का समय लगे, उसे हम कहते हैं दीर्घ स्वर। दोबारा सुन लो, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगे, उसे क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। या इसमें द्विमात्रिक का मतलब मैंने अभी बताया आपको कि इसमें दो मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। ह्रस्व स्वर में किसका प्रयोग किया जाता था, केवल एक मात्रिक था ये, और इसमें केवल कोई दूसरी मात्रा का प्रयोग नहीं किया जा रहा था। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं प्लुप्त स्वर की। क्या है ये, प्लुप्त स्वर। इसमें क्या होता है, प्लुप्त स्वर का मतलब ये है कि इसमें इन दोनों की अपेक्षा तिगना समय लगे, इन दोनों की अपेक्षा तिगना समय, मीन्स ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, इन दोनों की अपेक्षा तिगना समय लगता है, तो इसे हम कहते हैं प्लुप्त स्वर। इनका जो, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगना समय लगे वो प्लुप्त स्वर होते हैं। जैसे किसी को पुकारने के लिए, किसी को पुकारने के लिए प्राय इनका प्रयोग किया जाता है। अगर हम किसी को पुकारते हैं तो उसके लिए उसका प्रयोग किया जाता है। और इसको प्रकट करने के लिए ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद ईक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे ओम, ओम, क्या है ये, ओम, तो इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगर बात करें हम कि स्वरों की विशेषताएं क्या होती हैं, तो बेटा स्वरों की विशेषताएं आप ध्यान से सुने। स्वरों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है। मैंने पहले भी बताया था आपको जब मैं स्वर पढ़ा रहा था कि इसका स्वर का जो प्रयोग है वो स्वतंत्र रूप से किया जाता है, इसमें किसी की कोई सहायता नहीं ली जाती है। इसके बाद मैंने बताया आपको कि इनका उच्चारण करते समय मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। जो हवा है वो मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है, इसमें किसी की सहायता नहीं ली जाती। जो हवा होती है, जो मुख से अंदर से वायु निकलती है, वो बिना किसी रुकावट के, यानी मुंह में कहीं भी नहीं टकराती है। जब इनको बोलते हैं ए, आ, ई, ऊ, तो इनकी कोई रुकावट नहीं होती है, सीधा बाहर आती हैं। दूसरा, सभी स्वरों की मात्राएं केवल एक ही नहीं है। तीसरी विशेषता इसकी है, प्रत्येक व्यंजन में ए स्वर शामिल होता है। इसकी जो अगली विशेषता थी, प्रत्येक व्यंजन में ए
स्वर शामिल होता है। कौन सा स्वर शामिल होता है? ए स्वर शामिल होता है। तो ये आपको जो मैंने अभी पढ़ाया आज स्वर और वर्ण विचार आपको ये पढ़ाया है। कल मैं आपको व्यंजन, इससे आगे जो दूसरा है इसका भेद, वो व्यंजन मैं आपको कल पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप अपना जो मैंने कल भाषा का चैप्टर पढ़ाया था उसकी एक्सरसाइज पूरी कर लें और घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।